तो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई 22 एंड 23 क्लैट के लिए स्टार्ट कर दी होगी। और अगर अभी स्टार्ट नहीं की है तो आगे करने वाले होंगे। और आज का अपना जो यूट्यूब लाइव है वो मेनली क्वांटिटेटिव टेक्निक जो सेक्शन है उसके अराउंड है कि उसमें आपको कंप्लीट 1 ईयर के अंदर क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, आप अपने सिलेबस को कैसे मंथ वाइज डिवाइस कर सकते हैं, वो सारी चीजें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज और कि अपन ये सब क्यों कर रहे हैं, मतलब अभी अपने पास इनफ टाइम है। जो लोग 22 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनके पास 1 ईयर है, जो लोग 23 में एग्जाम लिखने वाले हैं उनके पास 2 ईयर्स है। तो फिर अभी से ऐसा क्या डिस्कशन करना, क्योंकि देखना, अगर हम पहले से सारी चीजें प्लान कर लें कि मुझे इस कंप्लीट ईयर को एक पूरा ब्रॉड लेवल पर कैसे इसको डिवाइड करना है या मेरे सामने जो टाइम है उसको मैं कैसे बेटर यूज कर सकता हूं, तो ये सब डिस्कशन बहुत जरूरी है। अच्छा, एक पॉइंट और कि आप एक कंप्लीट 1 ईयर की प्रिपरेशन या कंप्लीट 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में हर एक मंथ एक जैसा नहीं होता। हर मंथ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उस मंथ में आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर आपको पहले से ही मालूम हो जाए तो आपकी प्रिपरेशन एक सिंक्रोनाइज तरीके से आगे बढ़ेगी। अदरवाइज क्या होता है, जो जनरली हम लोगों ने देखा है कि स्टूडेंट्स जब एक बार बिना सोचे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी ब्रॉड प्लान, तो वो उनके सामने जो आता जाता है वो उसको पढ़ते जाते हैं, बट उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। और कुछ उसमें अच्छा हो जाता है और कुछ चीजें उसमें छूट जाती हैं। बट अगर हमें सारी चीजें पहले से मालूम हो कि यार इस कंप्लीट ईयर को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, किस मंथ में मेरे किस सब्जेक्ट में कैसी रिक्वायरमेंट होगी, वो अगर मुझे पहले से मालूम होगा तो शायद हम उन सारी चीजों के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होंगे, ज्यादा अच्छे से उस टाइम को हम यूज कर पाएंगे। तो आज का अपना डिस्कशन उसी के ऊपर है कि अपन इस कंप्लीट 1 ईयर को जो आपके सामने है उसको आप कैसे बेटर तरीके से डिवाइड करें और उसको यूज करें अपने एग्जाम के सेक्शंस के लिए। तो जो सेक्शन मेरा है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और इससे पहले आप सब लोगों ने जो सेशन अटेंड किया होगा हर्ष सर का, फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग या फिर लीगल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के लिए दो सब्जेक्ट थे, ठीक है। और एक सब्जेक्ट ये मेरा है, इसके बाद दो सब्जेक्ट करण सर के होंगे जो वो डिस्कस करने वाले हैं मेरे सेशन के बाद में। सो आई थिंक स्टार्ट करें, रेडी हैं सब लोग? सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट, इसमें आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी चीजें होंगी? अच्छा, एक पॉइंट और जो आगे बढ़ने से पहले वो मैं आप सबको बताता हूं कि मैंने कंप्लीट जो डेटा आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्लैट 22 वालों के लिए और क्लैट 23 वालों के लिए। और 23 वालों के पास ऑब्वियसली ज्यादा टाइम होगा, 2 ईयर्स होंगे, तो उनका जो डिवीजन है वो 22 से अलग होगा। दोनों की प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट होती है। तो एक बात याद रखना, 22 और 23 जो अभी से जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे दोनों की प्रिपरेशन के तरीके अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास 1 ईयर होता है उसकी प्रिपरेशन का लेवल, उसके प्रिपरेशन के तरीके, उसके जो काम करने वाली चीजें होंगी वो डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू 23 वाले लोगों से। तो फर्स्ट पॉइंट, अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई और जून, इन 3 मंथ्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो जो 22 वाले लोग हैं, देखना, अपन ने क्वांटिटेटिव जो पूरा अपना सेक्शन है उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो टॉपिक्स, दूसरा डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब से अपना क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ फ्रॉम क्लैट 2020, तब से आपसे क्लैट के अंदर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स की जगह आपके पास जो सेक्शन है दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में, जिसमें आपके पास चार्ट्स होंगे, ग्राफ होंगे, पैराग्राफ होंगे, कैसलेट्स होंगे। तो इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएंगे। बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लैट के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन एंड टॉपिक वाइज नॉलेज, ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड है। बट आप क्लैट के साथ साथ जो अदर लॉ एंट्रेंसेस भी लिखने वाले हैं, जिसमें एलिट हो गया, जिसमें ब्लैट हो गया, जिसमें स्लैट हो गया, जिसमें महाराष्ट्र सीईटी हो गया, इन सारे एग्जाम्स के अंदर भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन भी बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की, जो किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, वो क्लैट के लिए भी है, वो एलिट के लिए भी है, वो ब्लैट के लिए भी है, वो सारे लॉ एंट्रेंसेस के लिए है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अप्रैल टू जून, ठीक है। इन 3 मंथ्स में अप्रैल मई एंड जून, ये आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है। और स्टार्टिंग में आप सबको मालूम होगा कि किसी भी प्रिपरेशन में आपको वो सारे काम करने होते हैं जिससे आपके आगे की चीजें आसान हो जाएं।
या फिर जो सबसे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आप सबसे पहले उनको तैयार करते हैं प्रिपरेशन में। तो देखो आप फर्स्ट वाले रॉ के अंदर आपको वही सारी चीजें दिखेंगी। जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, ये सारे टॉपिक डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिक्स होते हैं। विदाउट इन टॉपिक्स के आप डेटा इंटरप्रिटेशन को कभी भी बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपन को इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है। अब टॉपिक्स तो ये हैं, अब इन टॉपिक के अराउंड अगर देखें 22 वालों को क्या करना चाहिए? 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक। इन 4 टॉपिक से आपको इन 3 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको जरूर ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। ये तो हुई टॉपिक वाइज वाली बात। सेकंड, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको वो चार्ट्स वाले, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आपको करना है, वो आपको करना है 200 बेसिक डीआई क्वेश्चंस। देखना, डीआई को भी, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। बेसिक क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, या फिर जो थर्ड होगा वो हाई डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो बेसिक डीआई के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्राई करना है। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको ट्राई नहीं करना है। ज्यादा फोकस किस पे करना है? अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि एक बार अगर आपके टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप ऑटोमेटिक अपने डीआई को आगे इंप्रूव कर लोगे या फिर आगे प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। तो फर्स्ट 3 मंथ्स टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना। 4 टॉपिक्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड एवरेज। और 23 वाले लोग क्या करेंगे? 23 वाले लोग टॉपिक वाइज 50 टू 70 क्वेश्चंस पर टॉपिक, थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस उन लोगों को ट्राई करना है। रीजन बड़ा सिंपल है इसके पीछे, क्योंकि उनके प्रिपरेशन का स्पान बड़ा है 22 के कंपैरिजन में। तो उन लोगों के पास ज्यादा टाइम होगा अपने बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए। तो जो लोग 23 में एग्जाम लिखेंगे वो लोग इन 3 मंथ्स में थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चंस इन 4 टॉपिक से ट्राई करेंगे, 70 क्वेश्चंस के अराउंड एटलीस्ट। ठीक है, डीआई के लिए थोड़ा सा कम काम करना है 23 वालों को। 22 वालों को डीआई पे ज्यादा काम करना है, 23 वालों को कम काम करना है, बेसिक्स पे ज्यादा काम करना है। तो 100 बेसिक डीआई क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। बट बच्चों इस सारे काम के साथ साथ सबसे साइड में आप देखोगे तो एक एडिशनल करके कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। ये क्या है? ठीक है, आप इन मंथ्स में जो जो काम मैंने दिए हैं वो तो आप करने वाले, बट एक काम ऐसा जो आप सबको करना चाहिए ये सब स्टार्ट करने के साथ साथ, क्या, सिंप्लीफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम्स आपको जरूर ट्राई करना है। कहां से ट्राई करना है? बहुत एक जानी पहचानी बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल। ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। क्यों ऐसा? उसमें क्या होगा, उसमें इन क्वेश्चंस को ट्राई करके आपको ये समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे फ्रेम होती हैं, उनको कैसे आंसर करना है, उनमें जो टर्म्स यूज होते हैं उनके बीच में आपस में कैसे कनेक्शन होता है, या क्वेश्चन आपस में कैसे लॉजिकली कनेक्टेड होता है। ये सारी चीजें आपको क्या बताएगा? सिंप्लीफिकेशन। एक और चीज, इससे आपकी कैलकुलेशंस भी इंप्रूव होंगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशंस बहुत सारी आती हैं, तो आप उनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगी। तो ये सब काम जो मैंने लिखा है इसी के पैरेलली आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जरूर ट्राई करना चाहिए, जिससे आपको एक मोमेंटम आए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट 3 मंथ्स की बात हुई। सेकंड, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 मंथ्स में अपन क्या करने वाले हैं? इन 4 मंथ्स में जो टॉपिक्स आएंगे वो बेसिक वाले नहीं होंगे, वो थोड़े से एडवांस लेवल के टॉपिक होंगे, जिनमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का ज्यादा यूज होगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे? सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे। ठीक है, इनके 50 टू 60 क्वेश्चन पर टॉपिक 22 वालों को अटेम्प्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, डीआई में क्या करना है? अब ये बहुत जरूरी पार्ट है, सब लोग ध्यान से सुनना। डीआई में जब आप 200 बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, अब आपको कोई सिग्निफिकेंट मटेरियल प्रैक्टिस करना है डीआई का, जिसमें मैंने लिखा हुआ है डीआई की आरएसएम आपको कंप्लीट करना है। जैसे लीगल एज से अगर मैं बोलूं तो आपको एक आरएसएम मिलती है, एक बुकलेट मिलेगी डीआई की फर्स्ट वाली, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है इन 3-4 मंथ्स के अंदर, जब आप पहले से 200 बेसिक डीआई क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, या फिर अगर ये आपके पास बुकलेट नहीं है तो आप 100 क्वेश्चंस पर मंथ कोई भी एक अच्छे सोर्स से ट्राई करो, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो। डिफिकल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉडरेट लेवल्स के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस पर मंथ।
ठीक है, या फिर डीआई की आरएसएम कंप्लीट सॉल्व कर लो, जो एक आरएसएम आपके पास फर्स्ट वाली होगी तो इनफ है। ठीक है, ये तो बात थी 22 वालों की। 23 वाले लोग क्या करेंगे, 80 क्वेश्चंस पर टॉपिक। फिर से वही बात, टॉपिक वाला जो काम होगा वो 23 वालों को ज्यादा होगा फर्स्ट ईयर में। रीजन, क्योंकि आप अपने बेसिक्स को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपके पास ज्यादा स्कोप होगा डीआई को और अच्छे से सॉल्व करने का, जो आप नेक्स्ट ईयर बाय द वे करने ही वाले होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना, जो लोग 23 में एग्जाम लिखेंगे। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको करना है, 100 बेसिक डीआई के क्वेश्चंस करना है, और फिर या 100 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, ये दोनों का मिक्सचर आपको सॉल्व करना है। जो लोग 23 में सॉल्व करेंगे, 23 में एग्जाम लिखेंगे वो लोग। ठीक है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन 3 मंथ्स में बच्चों ये वाला टाइम थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा बिजी रहने वाला टाइम होगा, क्योंकि अब यही टाइम होगा जब आपके या तो कोई ना कोई स्कूल के एग्जामिनेशन आने वाले होंगे। ठीक है, और अगर स्कूल के एग्जामिनेशन नहीं है तो फिर आपके पास क्लैट का और लॉ एंट्रेंसेस का ही सारा काम होगा। बट इस टाइम पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो आता है कि आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है इस टाइम पर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाला थोड़ा सा टाइम पढ़ाई वाला ज्यादा सीरियस वाला टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से टॉपिक आपको ट्राई करना है, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम एचसीएफ, एरिया एंड पेरीमीटर एंड 3D मेंसुरेशन। यहाँ एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लैट 2020 में एरिया एंड पेरीमीटर मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये जरूरी पार्ट है, एरिया एंड पेरीमीटर एंड 3D मेंसुरेशन। बट यहाँ एक पॉइंट और ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा ज्योमेट्री के अंदर नहीं जाना है कि आप बहुत डिफिकल्ट थ्योरम्स ट्राई करने लगे, नहीं। बेसिक एरिया एंड पेरीमीटर, जिसमें सिंपली एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब के अराउंड डिस्कशन होता है। ठीक है, केवल बेसिक अप टू 10th लेवल का काम आपको यहां तक करना है इन टॉपिक्स के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम है, 40 क्वेश्चन पर टॉपिक 22 वालों के लिए। और डीआई में अब आपको ज्यादा अच्छा कंटेंट सॉल्व करना है, जिसमें मैंने लिखा है कैटलिस्ट बुकलेट्स। ठीक है, जो लीगल से आपको सेकंड मटेरियल मिलता है, सेकंड फेस वाला जो मटेरियल मिलता है, जिसको अपन कैटलिस्ट वाली जो बुकलेट्स होती हैं, 2 बुकलेट्स पर सब्जेक्ट जो आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आपको 5 सब्जेक्ट्स में टोटल 10 बुकलेट्स जो सेकंड मटेरियल आपको मिलता है नवंबर दिसंबर के आसपास। ठीक है, उसकी एक बुकलेट आपको इन मंथ्स में जरूर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और आपके पास अगर ये वाली बुकलेट्स नहीं है, आउटसाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी अच्छा कंटेंट अच्छे सोर्स से आप कोई सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इन 3 मंथ्स में। ठीक है, 23 वाले लोग क्या करेंगे, फिर से वही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 22 वालों ने 40 क्वेश्चंस पर टॉपिक किए, आपको 60 क्वेश्चंस पर टॉपिक करना है। डीआई में आरएसएम जो फर्स्ट वाली है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फेब और मार्च में ये 2 मंथ्स फिर से ज्यादा हैवी होंगे आपके लिए, क्योंकि जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके अपने एग्जाम भी होंगे इस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स का काम नहीं है, अब ज्यादा रिवीजन साइड आपको ज्यादा काम करना है। तो 22 वालों को ओएलईटी के जो टॉपिक्स है, ओएलईटी क्या, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उनके जो टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे जो लोग एलेट भी लिखने वाले हैं, जो लोग महाराष्ट्र सीईटी भी लिखने वाले हैं क्लैट के अलावा, ठीक है, वो जो ऊपर मैंने टॉपिक्स बोले हैं, इनके कम से कम 20 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है फेब और मार्च में। रिवीजन वाला काम ज्यादा करना है, एक एक बार आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, कब तक, जनवरी तक। फेब और मार्च में आपको इनका रिवीजन करना है, पर टॉपिक आपको 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, डीआई में क्या करेंगे, डीआई की फर्स्ट आरएसएम जो आपने ट्राई की थी उसको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, और एक और बड़ा काम जो जनरली लोग नहीं करते, अपने मॉक्स को रिवाइज करना है। मॉक्स का जो कंटेंट होता है वो हाईली रिलेवेंट होता है। ठीक है, बहुत सोच समझकर आपके मॉक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तो मॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको अब रिवाइज करने का टाइम आ गया। जो फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, थर्ड मॉक, आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉक्स होते हैं, उनको आप एक बार लिखकर भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको फिर से एनालाइज करना है, फिर से देखना है ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे रेगुलर रॉन्ग हो रहे हैं, उन पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये रिवीजन वाला काम फेब और मार्च में ज्यादा होगा। ठीक है, 23 वाले लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने भी टॉपिक कवर किए हैं। दूसरा, मॉक पर उन लोगों को भी फोकस करना है, जो लोग 23 में एग्जाम लिखने वाले हैं वो लोग भी मॉक लिख रहे होंगे इस टाइम पर।
ठीक है, भला उनके पास 2 इयर्स का टाइम होता है, बट मॉक्स आप में से ज्यादातर लोग लिख रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, और आपको लिखना भी चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा रिलेवेंट कंटेंट मिलने लगे, अच्छी प्रैक्टिस होने लगे, और एक मोटिवेशन रहता है मॉक लिखने से। ठीक है, तो मॉक के एनालिसिस आपको भी करना है, और आपके जो टॉपिक्स थे उनका आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये तो फेब और मार्च की बात हुई। अप्रैल एंड मई, सबसे लास्ट वाला टाइम जो 22 वालों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा, ज्यादा काम करने वाला टाइम होगा, और एकदम एग्जाम वाला सीजन होगा। ठीक है, क्या करना है इस टाइम पर? रिवीजन करना है अपने कंटेंट का, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, और रिवीजन के साथ साथ एक नया मोटिवेशन मिले सॉल्व करने का, उसके लिए आपको ग्रैंड मास्टर बॉक्स वाली जो बुकलेट्स हैं वो आपको सॉल्व करना है। क्या है जीएमबी? जीएमबी एक बुकलेट्स का पूरा कलेक्शन होता है। ठीक है, जो आपको एग्जाम के जस्ट पहले 1 और 2 मंथ्स पहले आपको जो मिलता है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सॉल्व करना है। जीएमबी का कंटेंट बहुत जरूरी कंटेंट होता है यार। ठीक है, तो सब लोग इसको कम से कम 2 बार जरूर अटेम्प्ट करना जीएमबी को, और जो अपना जनरल रिवीजन है उसको करते रहना। ठीक है, टॉपिक वाइज में ओएलईडी के जो पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स अदर लॉ एंट्रेंसेस में, जिसमें आपके पास एलिट के पेपर्स होंगे, मार्सा सीईटी के अगर पेपर कुछ मिल जाएं, ब्लेड के कुछ पेपर्स मिल जाएं, ठीक है, उनको फिर से आपको क्या करना है? ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को। ठीक है, और डीआई में वही जीएमबी के अंदर जो सेट्स होंगे वो डीआई के भी होंगे और टॉपिक वाइज भी होंगे, दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन उसके अंदर होता है। तो जीएमबी आपको सॉल्व करना है, मॉक्स का रिवीजन करना है। 23 वाले लोग क्या करेंगे? उनके लिए बहुत जरूरी टाइम है ये। उनके जो भी वीक टॉपिक्स हैं, जो उन लोगों ने सॉल्व किए थे उस टाइम पर, जो उनको दिक्कतें आई थी जिन टॉपिक्स में, उन टॉपिक्स को फिर से उठाना है, क्योंकि ये वो वाला टाइम होगा अप्रैल में जब उन लोगों का सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा होगा, जो लोग 23 में लिखेंगे। एक साल आपका कंप्लीट होने वाला होगा। तो अब कंक्लूजन का कुछ टाइम आएगा आपका, आपको ये देखना रहेगा यार कौन कौन सी चीजें मेरी कंप्लीट हो गई, कौन सी चीजें बची हैं। ठीक है, तो जो वीकर सेक्शंस होंगे आपके, वीकर टॉपिक्स होंगे आपके, उन टॉपिक्स को आपको उठाना है और उन पे ज्यादा काम करना है अप्रैल में, इस वाले टाइम में, क्योंकि आपके 11th के एग्जाम भी हो चुके होंगे इस टाइम तक। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा फ्री होंगे, आप अवेलेबल होंगे ज्यादा इस समय काम करने के लिए। ठीक है, और क्लैटलिस्ट वाली जो बुकलेट्स हैं वो अब आपको स्टार्ट कर देना है 23 वालों को। तो दोनों की जो स्पीड और फ्लो है वो दोनों के लिए अलग अलग है। 23 वालों के लिए अलग है, 22 वालों के लिए अलग है। 22 वाले कुछ काम ज्यादा जल्दी कर लेंगे, 23 वाले थोड़ा सा आराम से करेंगे, क्योंकि उनके पास जो उनका पूरी जर्नी है वो 2 इयर्स की, अगर सिंपल सा बोले तो पक्की बात है उन्हें वही काम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जो 1 ईयर को आपको प्लान करना है, ब्रॉडली प्लान करना है। बाकी तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब अपन प्रैक्टिकली पढ़ाई करते हैं, रियल लाइफ में जब अपन जाते हैं वहां प्रिपरेशन में, तब धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आती हैं। बट ये एक ब्रॉड प्लान जब अपने सामने होता है तो थोड़ा सा रास्ता कवर करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अंदाजा होता है यार इस वाले टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए। या जैसे मैंने बोला कि आपको जीएमबी प्रैक्टिस करना चाहिए एग्जाम के 1 और 2 मंथ्स पहले। तो जैसे ही एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको याद आएगी कि यार हाँ अब जीएमबी वाला टाइम आ गया, अब आपकी क्लैटलिस्ट वाला टाइम आ गया, अब मुझे मॉक्स का रिवीजन करना है, तो एक ब्रॉड प्लान जब आपके सामने होता है, सो आई थिंक ये आसान हो जाता है ये देखना कि मुझे इस टाइम पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थ्योरी वाला पार्ट, बेसिक्स वाला पार्ट प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में होगा, बीच में मिड में अगर मैं बोलूं प्रिपरेशन में प्रैक्टिस ज्यादा होगी, लास्ट में मैं बोलूं तो रिवीजन ज्यादा होगा। तो तीनों फेसेस के अपने अपने रोल हैं, अपना अपना स्पेसिफिक मटेरियल है। बच्चों इस बात पर ध्यान देना, तीनों फेसेस का अपना अपना स्पेसिफिक मटेरियल है। फर्स्ट फेज आरएसएम्स, सेकंड फेज क्लैटलिस्ट, थर्ड फेज जीएमबी एंड मॉक्स। तो तीनों फेसेस का अपना सेपरेट मटेरियल है, और उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो यही देखकर प्रिपेयर किया है कि अगर आप आरएसएम्स पढ़ रहे हैं अभी, मीन्स आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपने कंप्लीट नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप कैलेटलिस्ट पढ़ रहे हैं मतलब आप प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप जीएमबी पढ़ रहे हैं इसका मतलब अभी आप रिवीजन कर रहे हैं। तो तीनों कंटेंट जो आपको मिलते हैं, तीनों टाइप का मटेरियल जो आपको लीगली से मिलता है,
उसका अपना अपना एक रोल है, वो अलग अलग टाइम पर यूज होता है। अब अगर कोई बोले प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में मैं जीएमबी ट्राई करूंगा, तो वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन जो पूरी 1 ईयर की है, उसमें किस टाइम पर हमें क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत जरूरी बात होती है। इसको अगर अपन फॉलो करेंगे तो अपना रास्ता एक पूरा आसान हो जाता है, जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, और जो एडिशनल वाला पार्ट था सिंप्लीफिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने का, सो आई थिंक वो भी आप सब लोग याद रखेंगे। एक और जरूरी पार्ट जो मैंने इस डिस्कशन में आपके साथ शामिल किया है, क्लैट 2020 की क्या लर्निंग्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं क्लैट 2020 से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था। ठीक है, और क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ था मतलब तब हमारे सामने, अगर अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो एक साल का ही पेपर हमारे सामने है उस न्यू पैटर्न पर, दैट इज क्लैट 2020। तो क्लैट 2020 के पेपर को देखकर क्यूटी सेक्शन में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाले सेक्शन में हमें क्या समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, नो नीड ऑफ हाई एलओडी, मतलब आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है उनके बेसिक्स को बहुत ध्यान से देखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको ट्राई नहीं करना। जैसे मैंने बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज के छोटे पॉइंट्स को ज्यादा ध्यान रखो। परसेंटेज के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चंस नहीं, उनको ट्राई नहीं करना। मैंने बोला टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको पढ़ना है, तो टीएचडी के बेसिक्स आपको देखना है, ना कि टीएचडी के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं, वो नहीं करना। ठीक है, मैंने बोला एरिया एंड पेरीमीटर, तो पता चला मैं ज्योमेट्री में बहुत डिफिकल्ट थ्योरम्स को पढ़ रहा हूं, नहीं, मुझे सिंपली फिगर्स की बात करना है, एरिया पेरीमीटर की बात करना है, थ्री डिमेंसुरेशन की बात करना है, तो हमें उनके बेसिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस इज ओनली की टू मिनिमाइज कैलकुलेशंस। वैसे तो मैं बहुत सिंपल बोलूं तो आपके पेपर में कैलकुलेशंस बहुत कम होती हैं। मतलब देखने पर लगता है कि यार यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशंस आएंगी, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे प्रिपेयर होते हैं कि एक लिमिटेड नंबर में ही उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। बहुत ऐसे अजीब या इनफाइनाइट नंबर की कैलकुलेशंस नहीं होती, बट फिर भी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको अगर आपको कम करना है, उन पर अगर आपको कमांड बनाना है, तो आपको पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आपको समझ में आएगा कि इन टाइप की कैलकुलेशंस को मैं कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकता हूं, क्या शॉर्टकट मैं इसमें ले सकता हूं। ये हमें कैलकुलेशन करके ही समझ आता है। ठीक है, वो एकदम जो थोड़ी सी वैसी एकदम नकली टेक्निक्स जो होती हैं, ये कर दो तो ये हो जाता है, बेटा उन सब से एग्जाम नहीं निकलता कभी, याद रखना। ठीक है, एक्चुअली आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि उन कैलकुलेशंस को कैसे हम मिनिमाइज कर पाएंगे। वो कैलकुलेशन करने के बाद ही समझ आता है एक्चुअली। ठीक है, थर्ड और जरूरी पॉइंट, क्यूटी इज मोर स्कोरिंग सेक्शन इन न्यू क्लैट पैटर्न। मतलब पहले जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते थे क्लैट में, तो शायद डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता था। बट अब न्यू क्लैट पैटर्न में जब आपके पास ग्राफ्स आते हैं, चार्ट्स आते हैं, टेबल्स आते हैं, जिनमें बहुत कोर मैथमेटिक्स के नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आप अपना कॉमन सेंस, अपने लॉजिकल स्किल्स का यूज करके बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को गिवन टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है एज कंपेयर टू प्रीवियस पैटर्न, तो सब लोग इस बात का ध्यान रखना। तो इस सेक्शन को अपन को कोशिश करना है इसके सारे मार्क्स आपको मिले। क्यों? क्योंकि इजी सेक्शन है यार, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आप अगर प्रॉपर तरीके से उस पर काम करेंगे तो 100% ये इस गिवन टाइम में आपका उतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके मिल जाए। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करने की कोशिश की। फिर भी आपको इस डिस्कशन से रिलेटेड, किसी पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन को पोस्ट करना। मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसका आपको आंसर कर पाऊं। ठीक है, और बाकी तो 22 और 23 एडमिशन्स के लिए आपके पास ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट भी है। तो प्लीज याद रखना 25 अप्रैल को, संडे 2 to 4 PM, और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आप सबको एक पाथ मिल गया होगा इस जर्नी का, कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और आपको कहां तक इसको लेकर जाना है। ठीक है, फिर भी आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको पोस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा
कि उनके आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर कर पाऊं। वीडियो को लाइक जरूर करना, ये हम लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। सो गाइज, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। और आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई अगर स्टार्ट कर दी है तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना कि आपको किस टाइम पर किस टाइप की चीजें आपको याद रखना है और आपको यूज करना है, ठीक है सब लोग। चलो, मिलेंगे अपन क्लास में, आई होप आप सब लोग वहां मिलने वाले हैं मुझसे। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।